शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कालसी स्थित अशोक शिलालेख और डेयरी फार्म का निरीक्षण किया। भारत सरकार द्वारा संचालित इस डेयरी फार्म की विशेषता सुनकर राज्यपाल ने डेयरी फार्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वो बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्हें पशुओं से संबंधित इस डेयरी फार्म का निरीक्षण करने का मौका मिला। राज्यपाल ने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये फार्म बहुत ऊंचे दर्ज पर है। उन्होंने कहा कि जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो उन्हें फार्म में सभी पशु बहुत स्वस्थ और हेल्दी नजर आए, जिससे साबित होता है कि IBF टेक्नोलॉजी का इस संस्थान के कर्मचारियों ने कितना सही इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि बैल के लिए पूरे भारत में जो सीमेन भेजा जाता है वो सेंटर से तैयार होकर भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विदेशों से जो MOU इस सेंटर द्वारा साइन किए हैं वो बहुत ज्यादा ख्याति पाए गए हैं। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ। बहुत सौभाग्य है कि आज मुझे एनिमल हस्बेंड्री फार्म जो एनिमल डेवलपमेंट बोर्ड उत्तराखंड का जो लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड है, यहाँ आने का एक अवसर मिला है। आज मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये जो एनिमल ब्रीडिंग फार्म है ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का। आज के दिन में ये ओवम पिकअप, OPU, IVF, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज मैंने जब पूरे इस फॉर्म का इंस्पेक्शन की, पूरा निरीक्षण किया, जाकर देखा, तो सबसे प्यारी बात लगी कि यहाँ पर जितने भी एनिमल हैं उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब जो हमारा ब्रीडिंग प्रोसेस है वो एकदम सक्सेसफुल है। और आज एक और चीज पता लगी जो मुझे आज तक पता नहीं था कि पूरे भारत में जो ब्रीडिंग के लिए बुल्स का भेजा जाता है वो इसी सेंटर से भेजा जाता है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ से MOU किए हैं, जो इंटरनेशनल एनिमल का IVF, IPU, OPU जो है उसके अंदर में बहुत ही ख्याति प्राप्त की। मैंने तो आज चैलेंज दिया है कि जहां वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विधानसभा में विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में सर्वप्रथम बजट की ओर से बजट अधिकारी मनमोहन मनाली द्वारा वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां बताई गई। साथ ही नए कार्यों की विस्तार से जानकारी भी दी गई। बता दें कि समीक्षा बैठक में उच्च अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022 और 23 में कुल व्यय 56,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि वर्ष 2023 और 24 में ये बढ़कर 60,000 करोड़ रुपए हो चुका है। इस प्रकार वर्ष 2022 और 23 की तुलना में लगभग 4,000 करोड़ की अधिक व्यय यहाँ पर हुई। वहीं वित्त मंत्री ने विभाग में पेंडिंग कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए ताकि कार्य बाधित न हो और समय पर कार्य गतिमान रहे। उन्होंने विभागों को नवाचार करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने 30 जून तक वित्त विभाग में रिक्त पद तथा पदोन्नति पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भी कहा। ताकि उसमें और उपयोगिता के बारे में मोटा ये मान के चलिए, हमारे यहाँ शासन द्वारा जो आवंटित बजट था ये 18 करोड़ 23 लाख 25 हजार, और इसके जो हमारा 17/5/2024 तक का जो व्यय है 1 करोड़ 87 लाख 82 हजार 19, यानी कि जो हमने इनको कहा था उसमें 10.30। नहीं, ये तो मंत्री जी 18 करोड़ तो कुछ भी नहीं हुआ। 180 करोड़, ये 1,87,082, 1,87,000 गणना हाँ 1 करोड़ 87,082,019 करोड़। GST का विषय लास्ट टाइम हमारा जो टोटल GST था वो 8,787 करोड़ रुपए था, और उसमें नॉन GST था वो 2,603 था, यानी 11,390 था। और उसके अब हमारा जो 23-24 का था, और इस बार जो है वो लगभग कितना 10,811 है। जो स्टेट ऑन मेजर रेवेन्यू सोर्सेज जो आप जानना चाह रहे हैं, इसमें SGST ये जो है हमारा जो टारगेट इस बार दिया था 10,201 करोड़,
इसमें अभी तक हमें जो है एक महीने की यदि 18 मई तक की बात करें तो 1137 करोड़ प्राप्त हुआ। नॉन जीएसटी में 2504 करोड़ रुपए का हमने इसमें टारगेट दिया था। 18 मई तक हमें 239 मिले, 10%। स्टैम्प रजिस्ट्रेशन में 2665 टारगेट था और वही 18 मई तक 339 मिला है, 13% इसकी एवरेज है। ट्रांसपोर्ट तो सब पूरे साल का होगा, साल का पूरे साल का। मंथ वाइज बता रहा हूँ ना मैं। जैसे मान लिया मैंने आपको बताया कि जैसे ट्रांसपोर्ट में 1550 पूरे साल भर का हुआ, हमने जो रिसीट किया 18 मई तो 173 करोड़। अब उसका जो परसेंटेज है तो 11% है। तो कुल मिला के यदि मैं कहूँ तो हमारे यहाँ 27,382 करोड़ का हमारा टारगेट है, जिसके अगेंस्ट हमारा 18 मई 2024 तक 2930 करोड़ रुपए मिला है, जिसका एवरेज आ रहा है लगभग 11%। शराब का इसमें हमारा है एक्साइज ड्यूटी 4439 टारगेट और 18 मई तक मिला 640 करोड़, 14% है। वाटर टैक्स का यदि आप कहेंगे तो ये सबसे कम है, इसमें 550 करोड़ टारगेट है, 12 करोड़ मिले, 2%। और दूसरा कौन सा कहा? खनन माइनिंग। माइनिंग आपकी 875 करोड़ का टारगेट, 108 करोड़ मिला, 12% जो एवरेज है। सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसको लेकर कि आज ऋषिकेश में पंच प्यारों की अगुवाई में पहला जत्था रवाना होगा। वहीं पर गुरुद्वारा प्रबंधन गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब में यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। सेना के जवानों द्वारा हेमकुंड साहिब आस्था पथ से बर्फ हटाकर रास्ता बनाया गया है। बता दें कि 24 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होगा। वहीं पर गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधक सेवा सिंह ने बताया कि हेमकुंड साहिब में एक दिन में 3500 यात्रियों की संख्या सीमित की गई है और उन्होंने बताया कि सरकार के आदेश अनुसार 50 मीटर के दायरे में व्लॉग और रील बनाना प्रतिबंधित है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल यानी 22 मई 2024 ਨੂੰ श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का शुभ आरंभ हो रहा है। मानयोग गवर्नर साहब रिटायर्ड ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ जनरल गुरमीत सिंह जी ऋषिकेश तो पंज प्यारों की अगवाई में संगतां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना करनगे। बोले सो निहाल दे जयकारियां दे विच संगतां उत्साहपूर्वक श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभ आरंभ करनगियां। कल जत्था ऋषिकेश से रवाना होगा और रात्रि विश्राम श्रीनगर गुरुद्वारे में करेगा। 23 तारीख को सभी यात्री पांच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट पहुंच जाएंगे और 24 तारीख को सुबह 8:30-9 बजे के करीब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ के अखंड पाठ के भोग पाए जाएंगे। उपरांत पांच प्यारों की अगुवाई में जत्था फिर घाघरिया के लिए गोविंद धाम के लिए रवाना हो जाएगा और 25 तारीख सुबह 6:30 बजे सभी यात्री फिर पांच प्यारों की अगुवाई में साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पूर्वले जन्म के तप स्थान श्री हेमकुंड साहब जी के लिए रवाना होंगे। 10 बजे श्री सुखमनी साहब के पाठ आरंभ होंगे और 12:30 बजे इस साल की पहली अरदास होगी। उपरांत हुक्मनामा लिया जाएगा। इसी के साथ 2024 की यात्रा का शुभ आरंभ हो जाएगा। इस साल प्रशासन द्वारा जो यात्रियों की सीमा तय की गई है उसमें 3500 यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि 21 मई तक यमुनोत्री पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या 1,51,827 पहुंच चुकी है। वहीं पर तीर्थयात्रियों को लेकर यमुनोत्री धाम के आखिरी पड़ाव जानकी चट्टी में यहां पर रोजाना करीब 1200 वाहन पहुंच रहे हैं। बता दें कि जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग पर जिलाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत घोड़े और खच्चरों और डंडी से आवागमन की संख्या और समय अवधि निर्धारित किए जाने के संबंध में आदेश भी जारी किए गए।
चारधाम यात्रा मार्ग को साफ सुथरा रखने के लिए रूस की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए रोड स्वीपिंग मशीन जिले में पहुंच चुकी है। ये मशीन कोयम्बटूर तमिलनाडु से मंगवाई गई, जिसका की ऑर्डर पर्यटन विभाग की ओर से 20 दिन पहले किया गया था। बता दें कि मशीन के रुद्रप्रयाग शहर पहुंचने पर ट्रायल लिया गया, जो कि सफल रहने पर स्थानीय लोगों के साथ श्रद्धालुओं ने खुशी व्यक्त करते हुए डीएम सौरभ गहरवार का आभार व्यक्त किया। हम जानते हैं जो हमारी रुद्रप्रयाग जनपद है उसमें एक बहुत प्रमुख धाम केदारनाथ धाम स्थित है। यहाँ पर आने वाले जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको उचित साफ सफाई का प्रबंधन मिले, इसके दृष्टिगत एक रोड स्वीपिंग मशीन का क्रय किया गया है, जिसकी लागत लगभग 88 लाख रुपए है। जिसका कार्य ये होगा कि जितने भी हमारे चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उन पर किसी भी तरीके की जरा भी गंदगी ना हो। जरा भी गंदगी होती है तो उस मशीन के द्वारा उसकी साफ सफाई की जाएगी। ये मशीन कहाँ से आई? ये रूट्स कंपनी की मशीन है, जिसकी इंडिया में ही प्लांट है। कोयम्बटूर से आई है ये मशीन। हमने 20 दिन पहले लगभग इसका ऑर्डर प्लेस किया था, जो अभी हमें आज प्राप्त हुई है। सर, यात्रा के टोटो पर ये मशीन लाभ देने जा रही है? अभी तो ये चारधाम यात्रा मार्ग पर ही हम इसे यूज करेंगे। जैसे अभी आज रुद्रप्रयाग जनपद के इस रुद्रप्रयाग कस्बे में हम इसका ट्रायल कर रहे हैं, फिर आगे इसको गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग में भी इसको यूज किया जाएगा। क्या कुछ इस मशीन से फायदा होंगे जिससे पूरे कचरे से भी राहत मिलेगी? इसके मशीन से यूज से ये होगा कि जो रोड पे डस्ट है या छोटी मोटी गंदगी है या यात्री जो प्लास्टिक की बॉटल्स गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो हम इस मशीन के द्वारा उसको बिल्कुल सही तरीके से साफ कर पाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। में लग रही आग पर इन दिनों थोड़ा विराम लगा है, जिससे कि विभाग सहित आम जनमानस ने राहत की सांस ली है। बता दें कि जंगलों में लगी आग के चलते वन संपदा को काफी नुकसान हुआ, वहीं पर वन्य जीवों पर भी जान का खतरा पैदा हो चुका था। और इस बीच तराई पूर्वी वन विभाग के डीएफओ हिमांशु बागरी ने कहा कि पिछले 15 दिनों से डिवीजन में वनाग्नि को लेकर ऐसी कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगाने के आरोप में अब तक 7 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जी, वनाग्नि के दृष्टिकोण से उत्तराखंड हमेशा से संवेदनशील रहा है। इस वर्ष आपकी ठंड के बाद से बरसात न होने के कारण से मौसम एकदम शुष्क बना हुआ था, जिस कारण से वनाग्नि की घटनाएं हुई हैं। किंतु हमारे जो क्रूज स्टेशन है, फायर वॉचर जो रखे गए हैं, उनके द्वारा किसी भी वनाग्नि को 2-3 घंटों में बुझा लिया गया। कोई वनाग्नि बड़ी नहीं हुई है, तो पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया गया है। और पिछले लगभग 15 दिन से कोई भी वनाग्नि की दुर्घटना प्रभाग में हुई नहीं है। तो अभी जो हमारी हो रखी हैं 7 लार्ज फायर हो रखी हैं, जिनको कि कंट्रोल कर लिया गया था। और पर ये भी जो फायर थी हमारी, जब भीषण गर्मी हुई थी उस समय हुई थी, उसके बाद से कोई घटना नहीं हो रही है। जी, लगभग 7 व्यक्ति जो वनाग्नि लगाते हुए पाए गए हैं, उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया है और कुछ व्यक्तियों को जेल भी भेजा गया था, तो उनके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आजकल राजधानी देहरादून में फिश टनल में लोगों का तांता लगा है। इस टनल में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और खास तौर पर बच्चे इसे लेकर काफी उत्साहित हैं। दरअसल यहाँ लगे एक मेले में ये फिश टनल बनाई गई है, जिसे कि भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से मंगाई गई रंग बिरंगी मछलियों को यहाँ पर रखा गया है। वहीं पर मेले की एंट्री फीस 30 रुपए है, जबकि फिश टनल की फीस यहाँ पर 100 रुपए निर्धारित की गई है। देखिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग की एक खास रिपोर्ट। आजकल देहरादून में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, वो है कि टनल फिश, यानी कि फिश की टनल है और जिसमें काफ़ी जो फिश हैं यानी कि मछलियाँ वो काफ़ी यहाँ पर लगी हुई हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। और तमाम आपको एक मुख्य बात ये बता दें कि जो फिश यहाँ पर लगाई गई हैं वो सभी इंडिया से बाहर की फ़िश हैं, यानी कि उनको देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं, हम आपको उस टनल के अंदर ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह की फ़िश यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिएगा कि ये जो फिश है ये पक्कू पिराना
की नाम से फीस है और ये फीस इंडिया से बाहर की सभी फीसें यहाँ पर लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि इनको देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पहुँच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का ये जो आकर्षण का केंद्र इस समय बना हुआ है। और हम जो यहाँ के मालिक हैं या फिर कहे जाए कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इन फीस कहाँ की ये फीस यहाँ पर लगाई गई हैं और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको भी ये फीस काफ़ी पसंद आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर फीस देख रहे हैं। और आप देखिएगा कि जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आकर्षण का केंद्र कहीं ना कहीं देहरादून के अंदर ये बना हुआ है। और यदि हम यहाँ पर एंट्री फीस की बात करें तो जो एंट्री फीस है वो 30 रुपये रखी गई है। यानी कि पूरा ये मेला लगा हुआ है देहरादून के अंदर। और जो इस मेले की खासियत है उसमें यही है कि जो फिश हैं उनको देखने के लिए अक्सर लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि जो शाम के टाइम है कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ भी नज़र आती है। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो क्या उनको किस तरह से लग रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सर गुरविंदर सिंह। गुरविंदर जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो आपने देखा फिश काफ़ी लगी हुई हैं, बाहर की हैं, तो कैसा लग रहा है आप? इट्स अ गुड, बढ़िया लग रहा है। फर्स्ट टाइम है मेरा आई थिंक देहरादून में। अच्छी चीज़ है, अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। सारी वैरायटीज़ की फीसेस हैं जो यहाँ पे अभी तक नहीं थी। ऑलमोस्ट इससे पहले या तो बंदा मसूरी जाता था या कहीं और, बट ठीक है, गुड, बेटर। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ की जो मैनेजमेंट देखते हैं, यानी कि मछलियों को दाना डालने का काम करते हैं और तमाम मछलियों की देख रेख ये करते हैं। इनका नाम है गौतम जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर वो किस तरीके से इनको मछलियों का देख रेख करते हैं और क्या कुछ इन मछलियों में खास है। भाई साहब, गौतम जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो मछलियाँ हैं वो कहाँ से लाई गई हैं? ये तो जापान का है जी, अमेरिका का है, इंडोनेशिया का है, बहुत जगह का मछली है। हमारा भारत का भी है। तो ये सब मछली विदेश का भी है, देसी भी है, ऐसे ही है, बेचता रहता है। यदि प्रॉपर हम पक्कू पिराना की बात करें तो ये कहाँ की मछली है और किस तरह की मछली है? ये पक्कू पिराना जी विदेश का ही है, इंडोनेशिया का है। अभी और भी है, जैसे चाइना का है, मध्य अमेरिका का है, बहुत कुछ है ऐसा मच्छी। यदि हम इनके खाने पीने की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि आप पूरा इनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं पूरी रहती हैं और क्या कुछ दाना डालते हैं आप? यहाँ ऑप्टिमम है और भी दाना है इसमें। ऑप्टिमम ज़्यादातर डालते हैं, चिकन डालते हैं, ये सब डालते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा मैनेजमेंट है वो एक अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पर बनाया गया है और तमाम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र ये बना हुआ है और तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और हम भी कहीं ना कहीं जनता से अपील करें कि वो इस मेले में आए और एक आकर्षण का केंद्र जो बना हुआ है इसको देखें और मनोरंजन करें। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। चारधाम यात्रा में चलाए जा रहे कमर्शियल वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए ग्रीन कार्ड ने इस बार बीते वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष की तुलना में जहां पूरी यात्रा सीजन के दौरान 25,000 से ज्यादा ग्रीन कार्ड बनाए गए थे, वहीं पर इस यात्रा सीजन के मात्र 15 दिन में ही 23,000 ग्रीन कार्ड जो हैं वो बनाए गए हैं। इसको लेकर RTO प्रशासन सुनील शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष 25,000 से अधिक ग्रीन कार्ड ने 1,29,00,000 का राजस्व प्राप्त किया था, जबकि इस यात्रा सीजन के शुरुआती 15 दिनों में ही 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड से 1,22,00,000 का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि बीते वर्ष करीब पूरी यात्रा सीजन के करीब का आंकड़ा है। चारधाम यात्रा 2024 में अब तक 23,000 से अधिक ग्रीन कार्ड बन चुके हैं और इन ग्रीन कार्ड के माध्यम से 1,22,00,000 से अधिक का रेवेन्यू आ चुका है। अगर इसके संबंध में एक आइडिया लेना है तो पिछले साल पूरी यात्रा में 25,588 ग्रीन कार्ड बने थे, जिससे 1,29,00,000 मिला था। अभी 15 दिन के अंदर ही हमारे ग्रीन कार्ड का जो 23,000 का आंकड़ा पार कर चुका है और लगभग भी रेवेन्यू भी जो पिछले पूरे सीजन का है उसके नजदीक 1,22,00,000 रुपए पहुंच चुका है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में अगले 3 दिन हीटवेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिलों में तापमान 40 से 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 मई तक प्रदेश के मैदानी जिलों में तापमान और ज्यादा बढ़ने की संभावना है।
वहीं पर मैदानी जिलों में तापमान 41 डिग्री से भी ऊपर पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि गर्मी बढ़ने से यहां पर प्रदेश के मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी और राज्य के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर SD जोशी ने बताया कि गर्मी जानलेवा भी हो सकती है, इसीलिए एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। गर्मी से बचने के लिए खूब पानी पिएं और अगर प्यास ना भी लगे तब भी पानी पीते रहें। इसके अलावा ORS, शिकंजी, नारियल पानी और छाछ का उपयोग भी किया जा सकता है। वैसे तो उत्तराखंड में ज़्यादा नहीं चलती है, लेकिन फिर भी हीट वेव अगर 40 डिग्री से ऊपर अगर तापमान चला जाता है और वायुमंडल में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो शरीर से जो है पानी उड़ने लगता है। तो उसके उड़ने की वजह से आदमी को बहुत तेज़ सिर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, मुंह सूखना, पेशाब बंद हो जाना और शरीर अकड़ जाना, इस तरह की परेशानियां होती हैं। तो हीट वेव से घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें एक टोपी रखें अपने से। तो चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।